साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए लास्ट टॉपिक को जो हमने जहां हमने कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से एक डिस्टेंस है स्मॉल आर और वहां पर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा जाता है। दोस्तों किस तरह से निकालेंगे देखिए। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। पॉइंट चार्ज में यहां ले लेता हूं Q। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे कोई पॉइंट दे रखा है ए और इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है। हमारा तरीका क्या होगा दोस्तों? आपको मालूम है कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या जाना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नोट। यानी किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, जो यूनिट चार्ज है, उसको हम पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ये कहलाता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब हमें हमें पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर, आप पॉइंट ए पर, जैसे पॉइंट ए पर आप लाना चाहते हो, यानी इनफाइनाइट में यहाँ पर ले लेता हूँ और इस इनफाइनाइट पर मैंने टेस्ट चार्ज को रख दिया है और इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पर लाना चाह रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? दोस्तों यहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें ये मालूम नहीं है कि इनफाइनाइट पर फोर्स क्या होगा। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने वहां पर वर्क निकाला था, क्योंकि पोटेंशियल जो है वी ए क्या होगा, यानी वी ए माइनस वी इंफिनिटी, बी पॉइंट को मैंने इंफिनिटी पे मान लिया, तो डब्ल्यू ए टू इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए, और वो भी कौन सा? इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को जब ए तक लेके आते हैं वो वर्क चाहिए। क्या हमें इनफाइनाइट पर फोर्स मालूम है जिससे हम इतना डिस्प्लेसमेंट ले लें? और उसको, जैसे वर्क के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब फोर्स कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। यदि फोर्स वेरिएबल हो तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फोर्स वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब वो सही माना जाएगा, तब वो वैलिड माना जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से हमें पॉइंट ए तक आना है तो हमें वर्क कितना करना पड़ा, यानी फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे इनफाइनाइट, यानी इनिशियल पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी, और यहां से आर यानी पॉइंट ए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब दोस्तों इनफाइनाइट पे फोर्स कितना है, क्या आपको मालूम है? इनफाइनाइट पे फोर्स हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पे फोर्स कितना होता है? के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर एट इंफिनिटी। आर जब इंफिनिटी है तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा। किसको इंटीग्रेट करूंगा मैं? फोर्स तो जीरो है इंफिनिटी पे, तो वहां पर हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, वर्क फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर चेंजेस करना होगा। चेंजेस क्या करना होगा दोस्तों? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत बार पढ़ा है। जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, देखिएगा, व्हेन फोर्स इज कंजर्वेटिव, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो ये फोर्सेज हैं, ये सारे कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पर फोर्स डिपेंड नहीं करता, यानी ये इनिशियल पोजीशन ए है
और फाइनल पोजीशन बी है। इनफाइनाइट से ए से बी किधर किसी भी रास्ते से आओ, ऐसे घूम फिर के ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे आ जाओ, तो ये सारे रास्ते, सपोज ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, W1 which always will be equal to W2 and which always will be equal to the W3 मीन्स ये तीनों फोर्सेस जो है हमेशा हमेशा इक्वल होंगे। कब? जब फोर्स कंजर्वेटिव हो दोस्तों। तो फोर्स कंजर्वेटिव है यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो ये कैसे कहीं से भी घूम के आओ, कहीं से भी घूम के आओ। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज है और साइक्लिक है, यानी ध्यान रखिएगा, यानी आप ऐसे घूम के आओ, ऐसे घूमते 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 वापस यहाँ पर आ जाओ, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ वर्क कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 0। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर काम लेने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने वाले हैं, यानी वर्क 0 है, यानी जब पूरा पाथ इस ए से शुरू हुए यहाँ पहुंचे, बी इंफिनिटी से शुरू हुए वापस ए पर आ गए, तो हमारा जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया और फोर्स कंजर्वेटिव है। मींस इस इन सर्कुलर सिस्टम यहाँ पर टोटल वर्क 0 होगा। टोटल वर्क 0 होगा तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? वर्क फ्रॉम ए टू इंफिनिटी प्लस वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू 0। एक साइक्लिक पाथ। हमें क्या चाहिए? गौर करिएगा, हमें चाहिए वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए चाहिए, तो हमें इंफिनिटी टू ए निकालना है, यानी ये निकालना है। इसको उधर ले जाओ, वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट विच विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ ए टू इंफिनिटी। अब दोस्तों अब हमारा काम आसान हो गया, यानी ए टू इंफिनिटी हमें मालूम है, वहां पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी W इंफिनिटी टू ए विच ऑलवेज विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए यानी R, इस पहले मैं ए लिख देता हूं, ए की जगह बाद में R लिख दूंगा, F वेक्टर डॉट dr। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, F वेक्टर। अब देखिएगा F वेक्टर की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इधर से इधर ला रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में F वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा? यहां से बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। हम कौन से की बात करें? ए टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, ए टू इंफिनिटी। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल कितना हो जाएगा? एंगल प्यारे विद्यार्थियों एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यहां वाले की बात करोगे तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, पॉजिटिव के कारण, तो यहां पर भी एंगल सेम ही होगा। दोनों कंडीशंस में एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो लगाइएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? माइनस ए यानी R टू इंफिनिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट हटते क्या आ जाता है? कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? 180 डिग्री। अरे होनहार बालक बालिकाओं, कोस 180 की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है? -1। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। W इंफिनिटी टू ए चाहिए हमको, W इंफिनिटी टू ए विच विल बी इक्वल टू दी, माइनस बाहर है, माइनस यहां पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R टू इंफिनिटी एफ डी आर। कोस 80 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, सिंस F कितना है? के क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन R टू इंफिनिटी के क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर डी आर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या बन गया ये?
आर टू इन्फिनिटी, के क्यू क्यू नोट को बाहर ले आओ, तो ये के क्यू क्यू नोट इसको मैं बाहर ले आया, 1/r² dr। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन कुछ होगा नहीं, आर टू इन्फिनिटी आर टू पावर -2, नीचे +2 है, ऊपर चला जाएगा -2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x टू पावर n dx क्या होता है, x टू पावर n + 1 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई क्या होगा n + 1। ये फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर n की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों कितनी है, -2 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन मैं आगे पुट कर देता हूँ, w इन्फिनिटी टू a इन्फिनिटी टू r या a पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, के क्यू क्यू नोट, के क्यू क्यू नोट आर टू पावर -2 + 1 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, आर टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, के क्यू क्यू नोट, यहाँ पर -1/r लिख दूं, आर टू इन्फिनिटी, के क्यू क्यू नोट, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, 1/इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी पुट कर दो आर की जगह, फिर आर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी पूरे की वैल्यू 0, ये माइनस क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर। ये आया है W, वर्क आया है, यानी इन्फिनिटी से हम पॉइंट ए तक आते हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आने में हमें वर्क इतना करना पड़ेगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखो W इन्फिनिटी टू a अपॉन क्यू नोट से डिवाइड कर दो, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी V एट पॉइंट A विच विल बी इक्वल टू द इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नोट। इन्फिनिटी टू A जो वर्क आया हमारे पास वो क्या आया, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर आया है, और डिवाइडेड बाई क्यू नोट। क्यू नोट से डिवाइड करोगे, इसके डिवाइडेड बाई 1, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर इंटू 1/क्यू नोट से क्यू नोट गया, ये क्या आ गया, पोटेंशियल, मीन्स वी ए विल बी इक्वल टू दी के क्यू अपॉन आर। अरे वाह जवानों, वाह वाह मेरे शेरों, वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, विशेषकर स्टेट बोर्ड के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई ने भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाकर आपको वर्क निकालना है और उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, और लास्ट में हमारे पास प्यारा सा एक फॉर्मूला निकल कर आया है, के क्यू अपॉन आर, वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। दोस्तों इसका हमें प्लॉट करना पड़े तो हम किस तरह से इसका प्लॉट करेंगे, देखिएगा, ये हमारे पास इधर हम ले लेते हैं आर डिस्टेंस, और इधर लेते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल V जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलम, R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स V प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन्स हमने पोटेंशियल की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने जाना था कि आप किसी टेस्ट चार्ज को रखते हो तो वो टेस्ट चार्ज उतनी डिस्टेंस पर अपना कितना प्रभाव रखता है, अपनी औकात कितनी है, यानी उसके पास कोई टेस्ट चार्ज आना चाहता है तो उस पर वो कितना फोर्स अप्लाई करता है, कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी बातें एक ही है प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का सिंप्लीफाइड एकदम इजी वाला जो फॉर्म है वो ये चैप्टर है, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था,
फोर्स पढ़ा था, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। आप कहोगे कि सर हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, दोनों यदि एक ही है। दोस्तों, पहले वाले टॉपिक चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा Q/R²। यहाँ पर एक चीज इसको लिखना जरूरी था, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी उस वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। बट इस चैप्टर में हमारे पास बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक रिजल्ट आता है, जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में बस आपको वैल्यू बतानी होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मीन्स उस चार्ज के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जस्ट उसका एक स्केलर फॉर्म यानी एक नंबर, कोई भी एक संख्या आपको बतानी होती है, और उस चार्ज यानी वो कितना खतरनाक है, हमारे लिए कितना खतरनाक है। यानी आपको कहा जाता है कि ये 11,000 वोल्टेज की लाइन है, इससे आपको दूर रहना है। आप रेलवे लाइन के नीचे गए होंगे, रेलवे ब्रिज पे गए होंगे, वहां पर लिखा रहता है, साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि ये इसको छुए नहीं, ये बहुत डेंजर है। वहां पर ये हाई टेंशन लाइन है, इसके नीचे से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 11,000 वोल्टेज है, 36,000 वोल्टेज है, 33,000 वोल्टेज है। कहने का मतलब है सिर्फ एक नंबर ही सफिशियंट है। आपको ये नहीं बताया जाता कि इस डायरेक्शन में डेंजरियस है, इस डायरेक्शन में ये इसका बहुत खतरा है, इस डायरेक्शन में खतरा है। आपको सभी डायरेक्शंस में ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर जो है वो नंबर ही सफिशियंट है उसकी औकात बताने के लिए। इसलिए वो जो तार है जिसमें इतना हाई पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, इतना चार्ज जो है हाई एनर्जी के साथ फ्लो हो रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके द्वारा एयर को आयनाइज करने की जो कैपेसिटी है, उसका जो नंबर है वही सफिशियंट है। सपोज 1,33,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, आपको उसके पास जाने से ही डर लगता है, क्योंकि छूने छूने की तो बात दूर, आप पास भी नहीं जाओगे, क्योंकि वो एयर को भी आयोनाइज कर देती है, हवा के अंदर भी करंट दौड़ने लगता है। इसलिए वो नंबर एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ नंबर, आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत है नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वो सारी की सारी चीजें इसी चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे। यानी हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पढ़ेंगे, साथ ही हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण भी हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी हमने वही सिस्टम अपनाना है जो हमने पहले चैप्टर में फॉलो किया था। यहाँ पर हम एक चार्ज लेते हैं Q1, सपोज उसका पोजीशन वेक्टर है R1। एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। एक तीसरा चार्ज है Q3 जिसका पोजीशन जो है R3। एक nth चार्ज है Qn जिसका पोजीशन है Rn। आपको वेक्टर की जरूरत नहीं है, केवल और केवल डिस्टेंस बताइएगा जहां पर आप टेस्ट चार्ज रख रहे हो। सपोज आई पुट ए टेस्ट चार्ज ऑन ओरिजिन Q0, मैंने यहां पर पुट कर दिया है। अब मुझे ये बताना है कि इस ओरिजिन पर इन सारे चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा। आप समझ रहे होंगे, इसका भी खतरा होगा, इसका भी खतरा होगा, इसका भी खतरा होगा, इसका भी खतरा होगा। हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उस चार्जेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और फील्ड है, ये देखो, फील्ड का ही दूसरा फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये एक वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसका इजाद किया गया है। वो एक इमेजिनरी बोल सकते हो आप, एक तरह से इमेजिन किया हुआ चीज़ें हैं सारी सारी, बस उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने डिफाइन किया गया है। तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी इस ओरिजिन पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप जिस तरह से वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था वैसे यहाँ पर अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एट ओरिजिन O V1 प्लस V2 प्लस Vn
सारे के सारे जो चार्जेज है उसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सबको जोड़ दो। यहाँ V3 ले लेता हूं मैं, जो मैंने दिखा रखा है, तो इसलिए V3 ले लेता हूं। V1 क्या होगा दोस्तों, पॉइंट चार्ज अभी पढ़ के आए हम, पॉइंट चार्ज के कारण होता है के क्यू अपॉन R1, के क्यू टू अपॉन R2, के क्यू थ्री अपॉन R3। क्या मैं यहाँ पर वेक्टर लगाऊं, यहाँ कैप लगाऊं? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट डिस्टेंस बताइएगा। के क्यू एन अपॉन आर एन। इसका एक जनरलाइज फॉर्म यदि मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा समेशन के क्यू आई अपॉन आर आई। आई की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ लेता हूँ, 1 से n। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ओरिजिन पे मैंने यदि टेस्ट चार्ज को रखा है, यदि आपने कहीं दूसरी जगह रखा तो उस दूसरी जगह से आप हर एक का क्या निकाल लेना, डिस्टेंस निकाल लेना। डिस्टेंस निकाल कर आप वहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े। कितनी है आपकी एनर्जी, एनर्जी सफिशिएंट है? चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जो पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, वहां पर हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले या पोटेंशियल पूछ ले या उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले। अब हम पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, और पोटेंशियल में आपको उतनी ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है जितनी वहां पर लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, क्योंकि वहां पर डायरेक्शंस आती हैं। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं यहाँ प्लस क्यू लिख देता हूँ और यहाँ पर माइनस क्यू लिख देता हूँ, और ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्यू नोट, और इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण, इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण मैं यहाँ पर निकालता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कितने पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है। दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पर कोई ऐसा झंझट ही नहीं है, कंपोनेंट करो, डायरेक्शन तो है ही नहीं। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से ये डिस्टेंस जिसको मैं R1 बोल देता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ से ये डिस्टेंस जिसे मैं R2 बोल देता हूँ। बस दिया हुआ है आपको इसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा, क्योंकि सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। आप क्योंकि सेंटर पे मान लिया मैंने यहाँ पर पॉइंट, इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है। तो यहां से जो डिस्टेंस है R1, ये गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करनी है। यदि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते तो आप गढ़ जीत जाओगे, ये समझ लो। ऐसे R2 की वैल्यू R के टर्म्स में यदि फाइंड आउट कर लोगे तो आप, ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत। देखो मैं क्या करने वाला हूं, उस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, VA, जो किसके इक्वल होगा, इस R1 वाला ये, और V2, ये R1 और R2, यानी इस 1 चार्ज और ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के कारण जो है, इसके कारण V1 बोल देता हूं, इसके कारण माइनस यानी V2 बोल देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा V1 क्या होगा, के क्यू अपॉन R1, V2 क्या होगा, माइनस के साथ है, के माइनस क्यू अपॉन R2। R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 को R के टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ पर
पाइथागोरस सर को हम हमेशा याद करते हैं। मैथमेटिक्स को इतना आसान कर दिया, जब जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, अननोन डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये क्या बन जाएगा, देखो ये साइड, ये यदि स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल, तो ये दोनों साइड्स को हम इक्वल मान सकते हैं, है ना। दोनों साइड्स को हम नियरली इक्वल मान सकते हैं। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में। तो बहुत कम होती है, तो दोनों प्लस और माइनस चार्जेस बहुत पास होते हैं, एंगस्ट्रॉम लेवल पे होते हैं। तो बहुत पास होने के कारण ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल बोल दी जाती है। और ये यहाँ से भी एक साइड बनाएंगे, जैसे यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, इस साइड के लिए क्या करूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से भी ये वाला। तो एक ये हो गया, ये साइड तो होगी ए, और ये हमें मतलब नहीं है इससे, हमें तो चाहिए ये। यदि मुझे इतना मालूम पड़ जाए या मुझे ये मालूम पड़ जाए, देखो दोनों चीजें चाहिए कि हमें, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पर है वो, थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूं तो आसान रहेगा आपके लिए, इसको मैं ओरिजिन ओ बोल देता हूं, ओ, इसको पी और इसको एम, ठीक है। और ये बोल दो ए, बी और सी। देखिएगा ट्राइंगल फॉर R1, R1 फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो R1 ये किसके इक्वल होगा, यानी ए बी जो है विच इज R1 किसके इक्वल होगा, ए एम के लिए, when angle A is very small, angle BAM is very small। सिमिलरली अब जैसे R1 वाला पहले क्लियर कर लेते हैं, तो R1 फाइंड आउट करने के लिए यानी हमारे पास क्या होगा, R1 किसके इक्वल होगा, R प्लस, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट मैंने O लिया है यहाँ पर, तो ये OM, और OM की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, BMO, BMO, जहां M पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमें तो चाहिए क्या, OM चाहिए, और OM क्या है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, OM बेस है, हाइपोटेनस क्या है, BO, OB। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोस थीटा। तो OM क्या हो जाएगा, OB कोस थीटा, और OB की वैल्यू कितनी है, OB A है स्मॉल a, तो A कोस थीटा हो गया। ऐसे यानी इसको यहां पर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये R प्लस A कोस थीटा, ये तो मेरा आ गया R1। ये तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सिमिलरली हम किसके लिए करने वाले हैं, मुझे ये और फाइंड आउट हो जाए OP, OP और पता चल जाए, तो OP और R2, ट्राइंगल OP अपॉन ट्राइंगल क्या ले लूंगा बताओ दोस्तों, OPC, OPC, PC, इस ट्राइंगल में OP अपॉन, OP अपॉन ये क्या है OC, OP अपॉन OC किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के, क्योंकि OC क्या है हाइपोटेनस, तो ये OP विल बी इक्वल टू, OC की वैल्यू कितनी है A कोस थीटा, ये इक्वेशन 3। और हम क्या जानते हैं, R2 जो है वो किसके इक्वल है, R2, ये R2 ये नियरली इक्वल है इसके और इसके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां तक, यानी R2 किसके इक्वल होगा, AP के, AP के, R2 इज इक्वल टू AP, और AP किसके इक्वल होगा, AP होगा टोटल R, उसमें से हम क्या घटा देंगे, OP घटा देंगे। आप देखिएगा एक बार डायग्राम में अच्छे से देखिए, ये पूरा क्या है
आर, इसमें से इतना पीस जो है इस पीस को घटा दो तो क्या बन जाएगा, R2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कब, जब एंगल, कौन सा एंगल, सी ए पी, सी ए पी एंगल क्या हो, व्हेन एंगल सी ए पी इज वेरी स्मॉल। और ये डाइपोल के केस में स्मॉल ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि डाइपोल जो है, डाइपोल के डेफिनेशन यही कहती है कि दोनों जो चार्जेज हैं इक्वल अमाउंट में होते हैं, दोनों की पोलरिटी अपोजिट होती है और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखे होते हैं, एंगस्ट्रॉम लेवल पे, माइक्रोन लेवल पे रखे होते हैं, तभी ये डाइपोल होता है। ओपी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पुट कर दो, r माइनस ए कोस थीटा, इसलिए हमारा ये आ गया R2, इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने 4। अब इन इक्वेशन 2 को by putting values of equation 2 and 4 in equation 1, देखो दोनों को वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, v एट a के q अपॉन r1 कितना है, r प्लस ए कोस थीटा इक्वेशन 2 से, माइनस के क्यू, क्यू यहाँ माइनस था मैंने पहले लिख दिया, r माइनस ए कोस थीटा। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम यहाँ 2 3 4 ऐसा सिस्टम तो है नहीं, तो ऐसा का ऐसा दोनों को दोनों ब्रैकेट में रख दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये r प्लस ए कोस थीटा तो आपस में कट जाएगा, r माइनस ए कोस थीटा बचेगा, यानी के क्यू r माइनस ए कोस थीटा माइनस के क्यू, यहाँ पर r माइनस ए कोस थीटा तो घट जाएगा, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, ये बचेगा, तो r प्लस ए कोस थीटा। ठीक है जी, के क्यू कॉमन ले लो, r माइनस ए कोस थीटा माइनस, ये माइनस है, ये r माइनस का हो गया, ए कोस थीटा भी माइनस का हो गया, अपॉन इसको मैं a प्लस बी, ए माइनस बी कर दूं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, r से r कट गया, क्या रहा दोस्तों, VA इज इक्वल टू के क्यू माइनस, ये और ये दोनों सेम है तो 2a बन जाएगा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 2a कोस थीटा, नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, Q इंटू 2a क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, P, तो VA इज इक्वल टू माइनस के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, यानी जो पॉइंट है वो कितने एंगल पर है, अब यहाँ से आपको एक्सिस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, वो सारा का सारा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। पहले हम यहाँ पर कंडीशंस लगा लेते हैं। कंडीशंस क्या है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मीन्स इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये इग्नोर पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं VA को क्या बोल सकता हूँ, माइनस के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये विथ कंडीशन है, हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया एक डाइपोल के कारण। अब देखो, अब हम दोनों एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, इधर मैंने प्लस लिया है, इधर माइनस लिया है, तो इसकी एक्सिस ये होगी, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यदि हम फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ पर इस पॉइंट A को ले जाएं तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये जो एंगल था वो जीरो हो गया, इधर एक्सिस पे आ गया, थीटा कितना हो गया, जीरो।
थीटा 0 हो गया तो वी ए का कितना हो जाएगा, माइनस के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू 1, यानी एक्सिस पर जो पोटेंशियल है माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बट इसी की बात करें, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, और यहाँ इक्विटोरियल लाइन पर फाइंड आउट करें, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये है हमारा इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए दे दिया, तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, माइनस के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 90 की मेरे महानुभावों वैल्यू होती है 0, मीन्स एट इक्विटोरियल लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कितनी अच्छी बात है, एट एक्सिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन हमेशा इनफाइनाइट तक चले जाना, आप ऊपर इनफाइनाइट तक चले जाना। यानी यहां पर टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, कितनी बड़ी बात बोल रहा है ये, यहां पर टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो मजे के साथ झूमता गाता हुआ आएगा, उसको कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है जब वो इस लाइन पर आएगा। इस लाइन पर आएगा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर आएगा। बहुत बार वाइवा के अंदर, अच्छी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। जस्ट बोलते ही आपको तबाक से इसका आंसर देना है कि सर इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 एट इक्वेटोरियल लाइन। कोई पोटेंशियल नहीं होता है, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, इजीली टेस्ट चार्ज आ सकता है, उसको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो जी, आज हमने पढ़ा, हमने एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है, हमने देखा कि एक डाइपोल है उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ा तो मैं काफ़ी दूंगा आपको, अभी ज़्यादा ठीक भी नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है, आप भी उसको एफिशिएंटली कर पाते हो, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब कुछ। ठीक है, जय हिंद साथी।